हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर गाइडेंस की ओ लेवल पेपर सॉल्यूशन सीरीज के एक नए वीडियो में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं जुलाई 2019 का M3R4 यानी कि प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज का पेपर। इस पेपर को आप नाइलेट की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पढ़िए पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्न में से किस कीवर्ड का स्टोरेज क्लास के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको यहाँ पे 4 कीवर्ड दिए गए हैं, पूछा है कि इसका में से कौन सा कीवर्ड जो है वो स्टोरेज क्लास से संबंधित है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कीवर्ड पूछा, ध्यान रखिएगा कीवर्ड, ठीक है। स्टोरेज क्लास से कौन सा कीवर्ड संबंधित है, कौन सा कीवर्ड जो है वो स्टोरेज क्लास से संबंधित है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे समझो, देखो आपको जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है। आप लोग सॉल्व करते रहिए इसको साथ साथ में। आप लोग जितना साथ में सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग समझ लो, प्रिंटफ और स्कैनफ कोई भी कीवर्ड नहीं है, ठीक है। प्रिंटफ स्कैनफ कोई भी कीवर्ड नहीं है। क्या है? फंक्शंस है। क्या है? फंक्शंस है। आगे एक और बात समझो महत्वपूर्ण, क्या एक्सटर्नल कीवर्ड है? क्या एक्सटर्नल कीवर्ड है? नहीं, एक्सटर्नल कीवर्ड नहीं है, एक्सटर्न कीवर्ड है, ठीक है। एक्सटर्न कीवर्ड है, ठीक है। तो एक्सटर्नल कीवर्ड स्टोरेज क्लास से संबंधित होता है, बट एक्सटर्नल कीवर्ड नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑटो। क्या है? ऑटो। ऑटो क्या है? ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के लिए प्रयुक्त होने वाला कीवर्ड है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 1.2। निम्न में से कौन से फंक्शंस का प्रयोग एक कैरेक्टर को इनपुट आउटपुट लेने के लिए किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश वाला देख लीजिए। Which pair of functions below are used to for single character input output, ठीक है। यानी कि नीचे आपको फंक्शन दिए गए हैं जिसमें आप उन फंक्शन को पहचानना है जिनके मदद से आप एक कैरेक्टर, ठीक है, एक कैरेक्टर इनपुट कर सकते हैं तथा एक कैरेक्टर आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो बताओ, इसका आंसर है ए नंबर। क्या है? गेट कैर एंड पुट कैर। इसका ना प्रिंटफ से पूरा का पूरा पैराग्राफ, पूरा का पूरा पेज इनपुट ले सकते हो। इनपुट आउटपुट कोई फंक्शन ही नहीं होता है, ठीक है। गेट कैर से एक कैरेक्टर इनपुट ले सकते हो और पुट कैर से क्या कर सकते हो? एक कैरेक्टर आउटपुट ले सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या है? ए नंबर। और ये दोनों ही किस हेडर फाइल में होते हैं? stdio.h में। मैंने आपको बताया था जितने भी इनपुट आउटपुट के प्रमुख फंक्शन है वो सभी के सभी stdio.h में ही हैं, ठीक है। किसमें? stdio.h में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। चलिए आगे देखिए 1.3। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन बड़े ध्यान से कीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर आप बिल्कुल समाप्ति की ओर है। आगे एक पेपर और बचा है जनवरी 2020 का। उसके बाद यहाँ पे आपका थर्ड पेपर का पेपर सॉल्यूशन सीरीज खत्म होता है। उसके बाद फोर्थ पेपर तथा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भेजा गया है आज मुझे। मैंने कुछ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भेजा था एक स्टूडेंट ने, तो वो क्वेश्चन मुझे आपको कराना है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इसका आउटपुट पूछा है आपसे, यहाँ पे इसका आपका आउटपुट पूछा है। समझो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंटर बना हुआ है और पॉइंटर में क्या रखा है? हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अगर आपने वेरिएबल ना बनाओ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ठीक है, पॉइंटर के जरिए। यहाँ पे तो आपको एक स्ट्रिंग मिल गई है ऑटोमेटिक, उसमें क्या रखा है? हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे आपने इंट टाइप का एक पॉइंटर बनाया है, एक इंट टाइप का पॉइंटर है और आपके पास कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है? p++। p++ का मतलब आपने p में क्या रखा था? हेलो वर्ल्ड। तो p में एक्चुअली मैंने क्या बताया था, जब भी पॉइंटर में कोई स्ट्रिंग जाता है तो उसमें पहला कैरेक्टर स्टोर होता है, यानी कि इसमें h क्या है? h है। अब प्लस प्लस हो गया तो ये e हो गया, इसमें क्या आ गया? e आ गया। क्या आ गया? e आ गया। अब p++ है तो p में पॉइंटर में क्या है? e आ गया। तो ये बात समझना, पॉइंटर में एक ही कैरेक्टर रहेगा, पॉइंटर में एक ही कैरेक्टर होता है, ठीक है। पॉइंटर में पूरा पूरा हेलो वर्ल्ड नहीं है, लेकिन पॉइंटर क्या होगा कि ये बेस एड्रेस को पॉइंट करता है, उसके बाद आपसे इंक्रीमेंट करके एक एक कैरेक्टर को आप आउटपुट करा सकते हो, ठीक है। तो p हमेशा किसी भी बेस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस को पॉइंट करता है। बेस एड्रेस का मतलब इसमें सिर्फ h होगा। क्या ये सिर्फ h को पॉइंट कर रहा है, बाकी सब आगे कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन रखें तो आप उसे भी इसके जरिए एक्सेस कर सकते हो। तो अभी p में क्या था? h था, लेकिन प्लस प्लस हो गया तो p में क्या हो गया? e हो गया, ठीक है। ध्यान समझना, आगे समझो। अब यहाँ पे हुई है टाइप कास्टिंग। क्या हुई है? टाइप कास्टिंग। इस स्ट्रिंग को बदल दिया गया है किसमें? इंट में। कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग को बदल दिया गया है किसमें? इंट में। ये क्या है? टाइप कास्टिंग ऑपरेटर है, ठीक है। टाइप कास्टिंग ऑपरेटर, तो ये क्या बदल गया? इंट हो गया। चलो आगे समझो। q++, ध्यान देना यहाँ पे p++ हुआ था तो कितना बाइट आगे बढ़े थे? कितना स्पेस आगे बढ़े थे? 1 बाइट। कितना स्पेस आगे बढ़े थे? 1 बाइट। ओके, अब समझना। तो 1 बाइट का मतलब आप e पे पहुंचे, लेकिन q कितने बाइट का है? q कितने बाइट का है? ये समझो, यही चीज q में भी है। q कितने बाइट का है? 4 बाइट का होता है ना। मैं डेवलपर की बात कर रहा हूँ, डेवलपर में 4 बाइट का होता है, ठीक है। और टर्बो में 2 बाइट का होता है। तो जरा मुझे इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो
डेवलपर के हिसाब से दिए हैं, डेवलपर या कोड ब्लॉक के हिसाब से दिए हैं, टर्बो के हिसाब से इसमें ऑप्शन नहीं है। मैं बता देता हूँ क्यों। समझो अगर आप टर्बो यूज कर रहे होते हैं, समझो आप टर्बो यूज कर रहे होते हैं, तो क्यू प्लस प्लस का क्या मतलब होता है? क्यू प्लस प्लस आपको पता है 2 बाइट का होता है। आपको इंटीजर है ना ये क्यू, ये कितने बाइट का होता है? 2 बाइट का होता है। तो जब आप प्लस प्लस करोगे तो क्यू में क्या आएगा? तो क्यू में क्या आएगा? यानी कि 2 बाइट आगे जो कुछ भी होगा। अभी मान लो इसमें क्या था? एलो वर्ड था ना, इस पी में यहाँ पे एलो वर्ड आ गया था, एच गायब हो गया था क्योंकि पी प्लस प्लस हो गया, एच हट गया था, क्या बचा था? एलो वर्ड। तो पी में क्या है? एलो वर्ड। लेकिन क्यू प्लस प्लस हुआ तो क्यू कितने बाइट का है? इंटीजर है ना, 2 बाइट का है, तो कितना आगे जाएगा? 1 और 2। यहाँ पे क्या आया? इसमें क्या आया? लो वर्ड। क्या आया? लो वर्ड। लो वर्ड, ठीक है। नियम है इसका आउटपुट आना चाहिए था एलो वर्ड और लो वर्ड, लेकिन एलो वर्ड और लो वर्ड ऑप्शन में नहीं है, तो आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। एलो वर्ड लो वर्ड इसका आउटपुट आना चाहिए था, लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब क्या आएगा? तो ये जो चला हुआ है ना, ये चला है आपका कोड ब्लॉक या डेवलपर कंपाइलर की मदद से। तो डेवलपर या कोड ब्लॉक में क्या होता है? इंटीजर आपका 4 बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का। तो अगर क्यू प्लस प्लस होगा तो ये 4 बाइट आगे जाएगा। 4 बाइट कितना? 1 2 3 4, क्या बचा? स्पेस और वर्ड, ठीक है। तो आपका आउटपुट आएगा एलो वर्ड, और नई लाइन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी प्रिंट होगा, तो पी क्या था? एलो वर्ड, अभी बताया। और क्यू क्या बचा? केवल वर्ड बचा। 4 बाइट कट गई ना, एलो वर्ड था पी में, 4 बाइट कट गई, क्या बचा? वर्ड। क्या बचा? वर्ड। क्या आएगा? क्या आएगा? डी नंबर आपका सही है। इसका सही आंसर क्या है? डी नंबर। ध्यान से करिएगा, नहीं समझ में आया रिवाइंड करके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपके लिए। निम्न में से कौन सा स्केलर डेटा टाइप है? स्केलर डेटा टाइप मतलब बेसिक डेटा टाइप, ठीक है, बेसिक या प्राइमरी डेटा टाइप। निम्न में से कौन सा स्केलर या बेसिक या प्राइमरी डेटा टाइप है? ठीक है, आपको पता है यूनियन कैसा है? यूजर डिफाइंड। लिंक्ड लिस्ट कैसा है? यूजर डिफाइंड। एरे कैसा है? डेरिव। फ्लोट कैसा है? बेसिक। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ए नंबर। सही आंसर क्या है? ये तीनों गलत है। अब से स्केलर पूछा जाएगा तो स्केलर का नोट कर लीजिए। स्केलर, बेसिक या प्राइमरी डेटा टाइप तीनों एक ही होते हैं, ठीक है। चलिए 1.5 की तरफ बढ़िए। सी की हेडर फाइल्स में क्या होता है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेडर फाइल में क्या होता है? बताइए। कंपाइलर कमांड्स होती हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, सी प्रोग्राम के हेडर सूचना होती है, फाइल ऑपरेटर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। आप हेडर फाइल किसे लगाते हैं? जब भी आप किसी फंक्शन को प्रयोग करना चाहते हो ना सी प्रोग्राम में, तो आप लाइब्रेरी फंक्शंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, किस लिए लगाते हैं हम सी प्रोग्राम में फंक्शन? क्योंकि हमें यूज करने होते हैं उनमें रखे गए फंक्शंस। हेडर फाइल क्यों लगाते हैं? क्योंकि फंक्शन यूज करना होता है, ठीक है। जैसे अगर मुझे प्रिंटफ स्कैनर यूज करना है तो stdio, अगर मुझे एग्जिट यूज करना है, कालॉग मालॉग यूज करना है तो stdlib, अगर मुझको पाई यूज करना है, ठीक है, अगर मुझे पाई यूज करना है, पावर यूज करना है, ठीक है, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट यूज करना है तो method.h, ठीक। इन सब के लिए अलग अलग हेडर फाइल्स होती हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है? बाइनरी 12 को बाइनरी बदलना है, तो यहाँ पे देखो 1 2 4 8, ये 1 2 कैंसिल, 8 4 12, ठीक है। आपका ए नंबर सही है, आपका ए नंबर ही सही है। ये सही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देखिए जब भी ये संख्या एक लास्ट में हो ना तो समझो वो संख्या विषम है। वो संख्या अगर किसी भी बाइनरी संख्या के लास्ट में 1 आता है तो वो संख्या विषम होगी, ओके। ये कितनी है? 2 8 2 10, ये कितना है? 2 4 8 8 4 12 2 14, ये भी नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या है? ए नंबर। चलिए आगे बढ़िए। पॉइंटर्स का डेटा टाइप क्या होता है? इंटीजर, कैरेक्टर या अनसाइंड इंटीजर? बताओ पॉइंटर्स का डेटा टाइप क्या होता है? पॉइंटर्स का डेटा टाइप क्या होता है? आपको पढ़ाया है, पॉइंटर्स वाला वीडियो जाके देखिए। पॉइंटर कोई निर्धारित डेटा टाइप नहीं है, पॉइंटर का कोई भी निर्धारित डेटा टाइप नहीं है, ठीक। आप जिस डेटा प्रकार का उन्हें बनाना चाहते हो उस डेटा प्रकार का बन जाते हैं, ठीक। इसका सही आंसर क्या है? डी नंबर। उनका कोई निर्धारित डेटा टाइप नहीं है। चलिए आगे देखिए 1.8 देखिए। सी में आप एक एरे को फंक्शन, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, यानी कि आपको एक फंक्शन को एरे पास करना है तो आप क्या पास करोगे? बहुत बार पूछा गया, पुराने पेपर जाके देखिए। जब भी मैंने बताया है कि फंक्शन में एरे पास करने की बात आती है तो हमेशा एरे का बेस एड्रेस पास होगा, यानी कि जब भी आप किसी फंक्शन के एरे के जरिए कॉल करना चाहते हो तो हमेशा उसके बेस एड्रेस उसको एज ए आर्गुमेंट सप्लाई करना होगा। इसको आप रट लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। जब भी एरे और फंक्शन आपको एक साथ दिखाई दे तो उसका आंसर बेस एड्रेस ही होगा। चलिए आगे समझते हैं 1.9। यहाँ पे देखिए आपको एक एफ ओपन दिया हुआ है, ठीक। फाइल हैंडलिंग सिचुएशन है, आपको एफ ओपन स्टेटमेंट का यूज करना है सी में। इनमें से कौन सा एफ ओपन का यूज गलत है? ठीक है, एफ ओपन का कौन सा यूज गलत है? तो आप एफ ओपन समझ लीजिए। एफ ओपन को एक्सेस करने के लिए आपको एफपी पॉइंटर यानी कि फाइल पॉइंटर यूज करना होता है। उसके बाद आप एफ ओपन लिखते हैं, ठीक है।
उसके बाद आप एफ ओपन लिखते हैं, आप एफ ओपन लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम देखिए, फाइल का नाम आप दो तरीके से दे सकते हो, एक एब्सोल्यूट यूआरएल और एक रिलेटिव यूआरएल। यानी कि अगर आपकी फाइल वही है जहाँ पे अपना ये प्रोग्राम सेव कर रहे हो तो आपको सिर्फ फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन लिखना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, सिर्फ फाइल का नाम और एक्सटेंशन लिखना है। अगर वो कहीं और रखी हुई तो उसे आपको पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, जैसे कि बी नंबर में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद यहाँ पे मोड लिखना है। मोड का मतलब आप उसे कैसे खोलना चाहते हो, पढ़ने के लिए खोलना चाहते हो, अगर पढ़ने के लिए खोलना चाहते हो तो आर, लिखने के लिए खोलना चाहते हो तो डब्ल्यू, आप उसको कुछ ऐड करना चाहते हो तो अपेंड यानी कि ए, ठीक है। तो ऐसे करते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों ही सही है। यहाँ पे कौन सा यूआरएल है, रिलेटिव, यहाँ पे कौन सा है, एब्सोल्यूट। मोड भी सही लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ फाइल का नाम लिखा हुआ है, ऐसे काम नहीं चलता, आपको फाइल का एक्सटेंशन भी देना होता है, फाइल का एक्सटेंशन भी देना होता है। तो इसमें यही जो है आपका एफ ओपन का स्टेटमेंट अवैध है, ठीक है, आपका एफ ओपन का यही स्टेटमेंट अवैध है। नोट कर लीजिए सी नंबर, कौन सा, सी नंबर। चलिए आगे देखिए 1.10, सी लैंग्वेज में कौन सा कीवर्ड नहीं है, सी लैंग्वेज में कौन सा कीवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपको बता दूं कि सी लैंग्वेज में एंड एल भी कीवर्ड नहीं है, ठीक है, और आपको पता है मेन भी कीवर्ड नहीं, मेन फंक्शन है, मेन भी कीवर्ड नहीं है और एंड एल भी कीवर्ड नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात, ना ये कीवर्ड है ना ये कीवर्ड है, ये सी प्लस प्लस का है और ये तो है ही नहीं, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे चूज करना है हमें, सिंपल सी बात, एक चीज कॉमन सेंस रखिएगा कि मेन फंक्शन है कीवर्ड नहीं है, मेन फंक्शन है कीवर्ड नहीं, तो आप आंसर ए ही लगाइएगा, ठीक है, आप आंसर ए ही लगाइएगा। एंडल सी प्लस प्लस में है, ठीक है, एंडल सी प्लस प्लस में है, तो जो कंपाइलर सी प्लस प्लस को भी सपोर्ट करते हैं, जब भी आप सी प्रोग्राम बना रहे होगे तो अगर आप एंड लिखते हो तो वो कीवर्ड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, लेकिन मेन कीवर्ड है ही नहीं, मेन कीवर्ड है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला सेक्शन हमारा ट्रू फॉल्स वाला, जल्दी से जल्दी करिएगा, आगे समझो। आपने एक एरे बनाया है int a5 जिसमें आप ये 5 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, हाँ या ना। आप इस एरे में 5 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। देखो लॉजिकली देखा जाए तो कर सकते हो, लॉजिकली देखा जाए तो कर सकते हो, लेकिन थ्योरेटिकली देखो गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत है, याद समझो। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है बताइए, ये इंटीजर टाइप एरे है ना, और ये क्या है, कैरेक्टर्स, ये इंटीजर है, ये कैरेक्टर्स है। देखो तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग थ्योरी पे चल रहे हैं तो हम इसे गलत करेंगे। वैसे ही हो सकता है, आपको पता है कि अपने आप टाइप कास्ट हो जाएंगे अपने बाइनरी, अपने आस्काई फॉर्म में, ठीक है। जैसे ए का क्या हो जाएगा 97, तो ये इंटीजर ही बन जाएंगे। बट थ्योरेटिकली यहाँ पे थ्योरी दिख रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे कहीं टाइप कास्टिंग नहीं दिख रहा, तो मैं सिंपल सी बात से गलत कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ABCD इंटीजर नहीं है, ABCD इंटीजर नहीं है, तो मैं इस बेस पे इसको गलत कर रहा हूँ। वैसे अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आप ये स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सी लैंग्वेज को आरंभ किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएसए में, यानी कि सी लैंग्वेज को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है अमेरिका में। क्या ये बात सही है, नहीं ये बात सही नहीं है। आपको पता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट किसने किया था, डेनिस रिची ने। कहाँ किया था, AT&T बेल लैब्स 1972 में। कहाँ पे, 1972 या 1971 में भी किया था, एक्चुअली काफी ज्यादा मतभेद है इस बारे में, ठीक है। याद रखिए कहाँ पे, AT&T बेल लैब्स, किसने, डेनिस रिची ने। तो ये बात भी गलत है आपकी। चलिए आगे देखिए, डू व्हाइल कंस्ट्रक्ट यानी कि डू व्हाइल लूप में आपको कंडीशन लिखने के बाद सेमीकोलन लगाना होता है। क्या ये बात सही है, क्या आप डू व्हाइल बनाने के बाद सेमीकोलन लगाते हो, डू व्हाइल में जहां कंडीशन लिखते हो उसके बाद सेमीकोलन लगाते हो। हाँ बिल्कुल सही है ये। आपको पता है कि डू व्हाइल एक ऐसा लूप है जहां पे आप कंडीशन के बाद सेमीकोलन लगाते हो, और किसी भी लूप में ऐसा कंडीशन लिखने के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया जाता है, ठीक है। डू व्हाइल लूप में ही ऐसा लूप है जिसमें सेमीकोलन का प्रयोग लूप के साथ ही होता है। जैसे आप क्या करते हो, डू के बाद कंडीशन, डू के बाद आप उसका डिफरेंशियल दे देते हो, किसके अंदर किस पे चलना है ये, ठीक है। तो जब व्हाइल में कंडीशन दे देते हो तो उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना होता है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए टर्नरी एक्सप्रेशन। टर्नरी एक्सप्रेशन यानी कि यहाँ पे बात हो रही है टर्नरी ऑपरेटर, यानी कि अगर आपने टर्नरी ऑपरेटर लगाया हुआ है तो ये एक कैसा है, ये कैसा है, ये सेलेक्टिव कंस्ट्रक्ट है, सेलेक्टिव कंट्रोल कंस्ट्रक्ट है। यानी कि जो भी डिसीजन होगा उसके हिसाब से ये निर्णय लेगा, उसके हिसाब से ये डिसाइड करेगा। यहाँ पे आपको क्या होता है, दो कंडीशन होती है ना, या तो ये चलेगा ये चलेगा, ठीक है। तो इसमें से इसको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा चलना है। तो क्या ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। ये सेलेक्टिव कंट्रोल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि ये सेलेक्ट करके ही चलाता है कि कंट्रोल जाएगा कहाँ, यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सभी फंक्शन सिवाय मेन फंक्शन स्वतः निष्पादन नहीं करते, उनको कॉलिंग की आवश्यकता होती है। यानी कि ये कह रहा है कि सी प्रोग्रामिंग में सिर्फ मेन फंक्शन ही ऐसा है जो अपने आप चलता है, बाकी सबको कॉल करना पड़ता है तभी चलते हैं, ठीक है।
सिर्फ मेन फंक्शन ही ऐसा है जिसे कॉल नहीं करना पड़ता, जो अपने आप चल जाता है। बाकी सारे फंक्शन को कॉल करना पड़ता है जिन्हें मेन फंक्शन कॉल करता है। बात सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जब तक अन्य किसी फंक्शन को आप कॉल नहीं करोगे तब तक वो नहीं चलेंगे। सिर्फ मेन फंक्शन ऐसा है जिससे बिना कॉल के चल जाता है, ठीक है। अन्य फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए। मेन फंक्शन के लिए रिकर्सिव कॉल की अनुमति नहीं है। ये कह रहा है मेन फंक्शन खुद को कॉल नहीं कर सकता। कहना ये चाह रहा है कि मेन फंक्शन खुद को कॉल नहीं कर सकता, यानी कि अगर आपने ऊपर मेन लिखा हुआ है ना, तो उसके अंदर आप मेन नहीं लिख सकते, ये गलत है। आप मेन के अंदर मेन लिख सकते हो, आप मेन का रिकर्सन हो सकता है, मेन खुद को कॉल कर सकता है, ठीक है। आप मेन फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन को दोबारा से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक स्ट्रक्चर उसके सदस्य के रूप में स्वयं स्ट्रक्चर नहीं रख सकता, यानी कि आप स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, या आप नेस्टेड स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। बात सही है या गलत है? आप स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, बात सही है या गलत है? ये गलत बात है, आप बना सकते हैं। आप स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन बना सकते हो, आप यूनियन के अंदर स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप यूनियन के अंदर यूनियन बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए 2.8। पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स एक टर्म है जिसका प्रयोग उन पॉइंटर्स के लिए किया जाता है जिनके कंटेंट दूसरे पॉइंटर का एड्रेस होता है। इसके लिए आप पॉइंटर वाला वीडियो देखें, आपके चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको उसका, अब वहां जाके देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कि पॉइंटर ऑफ टू पॉइंटर्स, यानी कि डबल स्टार वाले पॉइंटर ऐसे पॉइंटर होते हैं जो किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करते हैं। बात सही है गलत है? ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जब भी आप डबल स्टार वाले पॉइंटर देखो तो क्या कहते हैं? पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स, यानी कि किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस होल्ड किए होंगे, किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस होल्ड किए होंगे। याद रखना इस चीज को, ठीक है। यानी क्या कहते हैं? पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स। चलिए आगे देखिए। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रकेट एक ऐसा फंक्शन है, आपका स्ट्रिंग वाला वीडियो काफी जल्दी आ रहा है, आप लोग पहला पार्ट देखें जाके ध्यान से, पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। स्ट्रकेट का वीडियो बहुत जल्दी आपके चैनल पे आने वाला है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रकेट एक ऐसा फंक्शन है जिसका प्रयोग किन्हीं दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए किया जाता है, कॉन्केटनेट करने के लिए किया जाता है। बात सही है गलत है? स्ट्रकेट का पूरा नाम है स्ट्रिंग कॉन्केटनेट, ठीक है, यानी कि दो स्ट्रिंग को जोड़ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही। स्ट्रकेट का प्रयोग करके आप दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सी प्रोग्रामिंग में पहले से तय मैक्रोज की वैल्यू को आप प्रिंटफ के जरिए प्रिंट कर सकते हो। बात सही है गलत है? हाँ बिल्कुल सही है। आप पहले से जो भी आपके मैक्रोज बनाए हुए हैं आप उन्हें प्रिंटफ के जरिए प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला सेक्शन हमारा क्रॉस मैच। ध्यान से करिएगा। एक फंक्शन, ये बात मैंने बहुत बार करा है, एक फंक्शन जब भी कॉलिंग फंक्शन को कंट्रोल वापस करता है तो किसका प्रयोग करता है? कौन सा कीवर्ड यूज होता है? फंक्शन कॉलिंग फंक्शन को वापस कंट्रोल दे रहा है, रिटर्न कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? रिटर्न कीवर्ड। देखिए एच नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी को देखो समझो, जब भी मेन फंक्शन, मान लीजिए आपने कोई फंक्शन बनाया हुआ है फन नाम का, ठीक है, आपने मेन से फन को कॉल कर दिया, मेन से फन को कॉल कर दिया। अब फेन को क्या करना है, फन को क्या करना है? वापस कंट्रोल इसे देना है, तो ये देगा किसके जरिए? रिटर्न के जरिए। फन में अगर रिटर्न नहीं चला है तो इस कंट्रोल इसके पास नहीं आएगा, ओके। चलिए आगे देखिए, आगे समझो। एक लूप में अगले इटरेशन तक जाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्टेटमेंट। अगले इटरेशन मतलब आपने लूप के अंदर, समझो लूप को बार बार जो रिपीट होता है ना उसको बोलते हैं इटरेशन। आपने एक लूप बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी लाइन लिखी हुई है, लेकिन आप चाहते हो कि कोई एक ऐसा शब्द आ जाए जिससे आप वापस लूप पे पहुंच जाओ, यानी कि ये इटरेशन खत्म हो गया, अगला इटरेशन शुरू हो जाए, ठीक, यानी कि अगला चक्र शुरू हो जाए, ये वाला चक्र खत्म हो जाए, यानी कि नीचे वाले आपको स्किप करने पड़ेंगे ना, नीचे वाले स्टेप आपको स्किप करने हैं। और मैंने बताया है आपको, पिछले वीडियो जाके देखिए, मैंने बताया है कि जब भी लूप में स्किप शब्द का प्रयोग हो जाए, यानी कि आपको कुछ छोड़ना पड़े, तो जब भी कोई स्किप करनी हो ना चीज, तो उसके लिए एक ही स्टेटमेंट यूज होता है, उसका नाम है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? कंटिन्यू स्टेटमेंट। देख लीजिए कहां लिखा हुआ है, आई नंबर पे लिखा हुआ है। कौन सा स्टेटमेंट? कंटिन्यू। इटरेशन क्या होता है? लूप का जो चक्र, ठीक है, लूप जो बार बार रिपीट करा रहा था ना, अगली बार रिपीट कराना है, ठीक है। आगे देखिए, विनिर्दिष्ट बफर जानते हैं आप लोग क्या रहता है? क्या रहता है? जब भी डेटा एक जगह से दूसरी, एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में ट्रांसफर हो रहा होता है ना, तो बीच में जिस मेमोरी में होता है उसे बफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफर बोलते हैं। और सी प्रोग्रामिंग में अगर आपको बफर क्लियर करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है? उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है जिसका नाम है f+। क्या नाम है? f+। देखिए f नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किसके साथ रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता? समझो, जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जैसे स्ट्रक्चर, यूनियन, उनके साथ रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग नहीं कर सकते आप। कैसे नहीं कर सकते? सिंपल सी बात, आप ये समझो। कैसे नहीं करोगे भाई? उसके अंदर तो अलग अलग डेटा टाइप है, उसके अंदर फ्लोट भी हो सकता है, उसके अंदर डबल भी हो सकता है, उसके अंदर कैरेक्टर भी हो सकता है। किसके साथ कंपेयर करोगे उसे? ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर यूनियन के साथ इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर या यूनियन कुछ ना कुछ होगा,
यहाँ पे देखिए एल नंबर पे लिखा हुआ स्ट्रक्चर। ओके, चलिए आगे देखिए। फंक्शन जो आवंटित करता है और आवंटित मेमोरी क्लियर करता है। देखो यहाँ पे मुख्यतः दो फंक्शन यूज होते हैं, malloc और calloc। डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट, यानी मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहे हैं। मेमोरी एलोकेट करने के लिए दो फंक्शन यूज होते हैं, malloc और calloc। malloc और calloc में अंतर क्या है? देखो, malloc जब मेमोरी एलोकेट करता है तो उसे क्लियर नहीं करता, उसमें गार्बेज होता है, और calloc जब मेमोरी आवंटित करता है तो उसे क्लियर भी करता है। तो यही आपसे पूछा है कौन सा फंक्शन है जो मेमोरी देता भी और उसे क्लियर भी करता है। क्लियर करने मतलब उसे जीरो इनिशियलाइज करता है। ठीक है, 3.5 का आंसर है calloc। कहाँ दिया हुआ है? देखिए एम नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? एम। आगे देखिए, यदि आपको अनेक इफ एल्स कंडीशन प्रयोग करनी है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा इफ एल्स लगाना है, तो आप क्या करेंगे? तो आप किसके जरिए इसका प्रयोग कर सकते हो, यानी कि इफ एल्स की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? आपको एक से ज्यादा इफ एल्स यूज करना है तो उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो? अगर आपको ज्यादा कंडीशन लगानी है तो आप केस लगा दो। केस मतलब स्विच केस स्टेटमेंट। क्या? स्विच केस स्टेटमेंट। अगर ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए। ठीक है, 3.6 का स्विच केस देखिए सी नंबर पे लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिए, एक मेथड को दी गई सूचना का अंश। मेथड मतलब किसी फंक्शन को जब भी आप कोई सूचना देते हो उस अंश को क्या कहते हैं? यानी कि फंक्शन के अंदर जो ब्रैकेट होता है ना फंक्शन के साथ, उसके अंदर जो सूचना लिखते हो उसे आप क्या कहते हो? मैंने कई बार आपको बताया, फंक्शन के ब्रैकेट में आप जो भी सूचना लिखते हो ना उसे पैरामीटर या आर्गुमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीटर या आर्गुमेंट। देखिए ई नंबर पे लिखा हुआ है, आगे समझिए। फंक्शन जो मेमोरी आवंटित करता है लेकिन आवंटित मेमोरी क्लियर नहीं करता है। अभी बताया था आपको, एक क्लियर करता है, क्लियर नहीं करता है। कौन क्लियर नहीं करता, जल्दी बताओ कौन क्लियर नहीं करता है? 3.8 malloc क्लियर नहीं करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बी नंबर। चलिए आगे समझिए। फाइल के पॉइंटर संचलन, यानी कि फाइल में आपको पॉइंटर कहीं सर्च करना है। ठीक है, फाइल में को पॉइंटर की लोकेशन पता करनी है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? मैंने बहुत बार कराया आपको। ठीक है, आप पुराने वीडियो जाके देखेंगे, बहुत ही सारा का सारा पेपर रिपीट है आपका। ठीक है, फाइल में पॉइंटर की स्थिति पता लगाने के लिए कौन सा आप फंक्शन यूज करोगे? एक ही फंक्शन है, fseek। कौन सा? fseek। देखो कहीं लिखा होगा, ए नंबर पे लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, इसका आंसर क्या है? fseek। चलिए आगे देखिए, यदि बॉडी के अंदर कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो असमाप्त, असमाप्त मतलब इनफाइनाइट, यानी कि ऊपर इनमें से कहीं आपको इनफाइनाइट लूप दिया है। देखिए जी नंबर पे दिया है इनफाइनाइट लूप, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, और जब भी कंडीशन ना हो तो लूप कैसा हो जाता है? इनफाइनाइट, अनंत हो जाता है। ठीक है, चलिए ये भी हो चुका है आपका। आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे समझिए, कीवर्ड यूज टू ट्रांसफर, नहीं ये तो हो चुका है, अंग्रेजी वाला देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में करा दिया मैंने। सी लैंग्वेज किस प्रकार के प्रोग्रामिंग के लिए उपयुक्त है? आपको पता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी? स्ट्रक्चर्ड है। यहाँ पे देखिए जे नंबर पर लिखा हुआ है, सी प्रोग्रामिंग जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के लिए उपयुक्त है। आगे देखिए, एक स्टोरेज क्लास का उपयोग फाइल में सभी फंक्शन की जानकारी ग्लोबल वेरिएबल घोषित करने के लिए किया जाता है। यानी कि वह कौन सा स्टोरेज क्लास है जिसका प्रयोग आप ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए कर सकते हैं? ठीक है, वह कौन सा स्टोरेज क्लास है? स्टोरेज क्लास वाला वीडियो के चैनल पे है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। ठीक, स्टोरेज क्लास, स्टोरेज क्लास और पॉइंटर देख लीजिएगा। स्टोरेज क्लास का लिंक मैं आप वीडियो के एंड में दे दूंगा आपको। ठीक है, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हो। स्टोरेज, वह कौन सा स्टोरेज क्लास है जो ग्लोबल वेरिएबल बनाता है? देखो दो ही बनाते हैं, या तो स्टैटिक बनाएगा या एक्सटर्नल बनाएगा। इसमें से क्या दिया आपको? देखिए एच नंबर का एक्सटर्नल दिया होगा, इसका आंसर क्या है? एच नंबर। आगे देखिए, किस फंक्शन का प्रयोग एकल वर्ड को पढ़ने के लिए किया जाता है? यानी कि सिर्फ एक वर्ड को पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए कौन कौन सा होता है? गेट सी, गेट कैर, गेट सी एच। यहाँ पे देखिए एम नंबर गेट सी एच लिखा हुआ है। ठीक है, और गेट सी एच के साइड फाइल में होता है, ध्यान दो, गेट सी एच के साइड फाइल में होता है कोनियम होता है। ठीक है, ये इनपुट तो लेता है लेकिन उसको कभी रिटर्न नहीं करता, याद रखना, याद रखना। गेट सी एच किसमें? conio.h में। आगे देखिए, ऑपरेटर प्लस प्लस, इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखो कहीं लिखा होगा, देखिए जी नंबर पर वृद्धि लिखा है, वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट। ठीक है, आगे देखिए 4.5, किस ऑपरेटर का प्रयोग प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान वेरिएबल को डायनेमिक मेमोरी लोकेट करने के लिए किया जाता है? देखो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोगों ने गलत बताया हुआ है। ठीक है, आपको डायनेमिक मेमोरी लोकेट करना है, तो जब भी आप डायनेमिक मेमोरी लोकेट करते हो ना तो आप कालॉक मालॉक लगाते हो। तो जब भी आप कालॉक मालॉक लगाते हो तो आपको बताना होता है आपको किस तरह की मेमोरी चाहिए, किस तरह की मेमोरी चाहिए मतलब कितनी मेमोरी चाहिए। तो उसके अंदर आप साइज ऑफ ऑपरेटर लगाते हो। कौन सा? साइज ऑफ, साइज ऑफ ही ऑपरेटर है। बहुत लोग इस ऑपरेटर ही नहीं मानते, तो बहुत सारे लोगों ने ये एफ नंबर सही करा। एफ नंबर इसका सही नहीं है, इसका सही आंसर क्या है? बी नंबर। जब भी आप डायनेमिक मेमोरी लोकेट करते हो तो कालॉक और मालॉक के साथ साइज ऑफ का यूज होता है। किसका यूज होता है? साइज ऑफ का। लेकिन बहुत सारे लोग हैज बता दिए, हैज ऑपरेटर ही का यूज ही नहीं होता। हैज कहां से ऑपरेटर हो गया? हैज तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ यूज होता है ना सी में, है ना। तो ये हैज कैसे सही हो सकता है? बहुत सारे लोग गलत करा रहे हैं इसको, बहुत सारी बुक्स में गलत लिखा हुआ है, हैज ऑपरेटर का प्रयोग नहीं होता है इसके साथ। ठीक है, चलिए आगे समझिए, चलिए आगे समझिए। ठीक है, वह कौन सा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल को संकेत करता है? यानी कि वह कौन सा वेरिएबल है जो दूसरे
ऑपरेटर, सॉरी, वह कौन सा वेरिएबल है जो दूसरे पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करता है। अभी आपको बताया था, दूसरे पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करने वाले पॉइंटर वेरिएबल क्या कहते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक नो रिटर्न वाले फंक्शन को, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, उसे कैसा घोषित करेंगे। एक ऐसा फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा कैसे घोषित करेंगे। ऐसा फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता उसे हम लोग वॉइड घोषित करते हैं, यानी कि कैसा कैसा रिटर्न टाइप देते हैं, वॉइड। तो यहाँ पे देखिए वॉइड, वॉइड मतलब रिक्त, डी नंबर, कौन सा सही आंसर है, डी नंबर, वॉइड। आगे देखिए, एक फंक्शन प्रोटोटाइप हमेशा, फंक्शन के प्रोटोटाइप यानी फंक्शन आपने डिक्लेयर किया हुआ है, फंक्शन आपने डिक्लेयर किया हुआ है, मुझे फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन का आपने पॉइंटर प्रोटोटाइप दिया हुआ है, तो फंक्शन के प्रोटोटाइप के बाद हमेशा आपको सेमीकोलन लगाना होता है। ठीक है, फंक्शन के प्रोटोटाइप के बाद हमेशा आपको सेमीकोलन लगाना होता है। फंक्शन प्रोटोटाइप समझ में नहीं आया है तो बहुत ही जल्दी आपके चैनल वीडियो आने वाला है जिसमें हम लोग फंक्शन बनाना सीखेंगे, हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शंस, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो किसके जरिए, सेमीकोलन के जरिए बन करता है, ई नंबर, ई नंबर। ठीक है, ये वाला ध्यान दीजिएगा, 4.5 में हैज नहीं है, साइज ऑफ ऑपरेटर है, लिख लो साइज ऑफ ऑपरेटर है। चलिए आगे देखिए, जब एक स्ट्रक्चर एक फंक्शन को अंतरित किया जाता है, जैसे एरे के साथ अभी मैंने बताया था कि उसका बेस एड्रेस होता है, तो बेस एड्रेस का मतलब आपको उसका रेफरेंस देना होता है, उसका पॉइंटर देना होता है, उसका एड्रेस देना होता है। वैसे ही क्या होता है, स्ट्रक्चर में मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, मल्टीपल मेंबर्स होते हैं, तो स्ट्रक्चर भी जब आपको फंक्शन को देना है तो उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, उसका एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, रेफरेंस या एड्रेस, यहाँ पे देखो 4.9 में रेफरेंस दिया हुआ है इसका आंसर में, ये देखो एल नंबर पे। तो जब भी आप किसी फंक्शन को स्ट्रक्चर पास करोगे तो उसके रेफरेंस से पास करोगे, यानी कि उसके एड्रेस से पास करोगे। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर कैसा है, टर्नरी ऑपरेटर है, 4.10। ठीक है, देखिए ये नंबर सॉल्व हो चुका है यहाँ पे आपका पेपर, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसको नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका थ्योरी वाला सेक्शन देख लेता हूँ एक बार, थ्योरी वाले सेक्शन में कुछ है तो मैं कराता हूँ। ठीक है, थ्योरी वाले सेक्शन में सिर्फ थ्योरी लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं मैं इसको थ्योरी वाला सेक्शन में कराऊं तो मुझे कमेंट करके एक बार बताओ आपको क्या समझ में आया, क्योंकि एक साथ पूरा का पूरा थ्योरी सेक्शन करना थोड़ा मुश्किल काम है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी ज़्यादा ज़्यादा वीडियो में लाऊं। ठीक है, अलग से अलग मैं अलग से अलग लाने की सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं तो अपने प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें। अगर प्रोग्राम में डाउट आती है तो मुझे जरूर बताएं। तो हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ जो मुझे किसी ने भेजा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन सरल है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास एक प्रोग्राम आया हुआ है, पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या होगा, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा, मुझसे पूछा गया है इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक, देखो इसका आउटपुट क्या होगा, चलो आप लोग भी बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करो, तब तक मैं आपको फिर बता रहा हूँ इसका आउटपुट क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करो आप लोग, देखो इसका आउटपुट क्या होगा। मैं भी इसको टाइप कर देता हूँ साथ में। ठीक है, मैं भी इसको टाइप कर देता हूँ जिससे आप लोग इसको आसानी से देख पाए, जिससे आप लोग इसे आसानी से देख पाए। ठीक है, मैं इसको टाइप करता हूँ, आप लोग करिए, तब तक सॉल्व करिए इसे। ये लीजिए, मैं इसको ऑन कर दे रहा हूँ, फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये लीजिए, नहीं चलिए ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, तब तक मैं इसको टाइप कर देता हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से जल्दी करो आप लोग भी इसे सॉल्व, क्या आएगा आउटपुट सोचो, लगाओ दिमाग, आप लोग भी लगाओ दिमाग जल्दी जल्दी, क्या आएगा इसका आउटपुट। देखो मैं टाइप करता हूँ, ठीक है,
ये आपके किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चन आपके किसी क्वेश्चन पेपर से ही है, ठीक है। आप लोग मुझे चेक करके जरूर बताएं कमेंट करके कि किस साल का पेपर है, ठीक है। तो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, चलो टाइप करके बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, जल्दी से बताओ। तो इस आउटपुट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रोग्राम को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप प्रोग्राम समझ लीजिए। देखो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये काफी मोटा हो गया पेन, तो मैं इस पेन को थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ इसका, इससे आप लोग समझ पाए, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, आप लोग यहाँ पे समझना क्या है, जब आपने इस स्ट्रिंग में ये स्टोर किया तो इसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे समझो कि स्ट्रिंग है ना, तो इसका इंडेक्स बने होंगे। तो सबसे पहला इंडेक्स क्या बना होगा, P0। तो P0 में क्या गया है बताओ, P0 में क्या है ये, ठीक है। आगे देखिए P1 में क्या गया, P1 में क्या गया बताओ, P1 में क्या गया, P1 में गया ये, ठीक है। आगे क्या गया P3, P3 में क्या गया, P3 में क्या गया ये। आपको पता नहीं सिंगल कैरेक्टर होता है, आपको पता है सिंगल कैरेक्टर है, मैंने बताया था जितने भी एस्केप सीक्वेंस हमारे वो सभी कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं, तो ये कैरेक्टर है। आपको पता है P4 भी बना होगा, P4 इसलिए बना होगा क्योंकि आखिरी कैरेक्टर क्या होता है, नल होता है। ये भी याद रखना, बहुत बार पूछा गया है, किसी भी स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर क्या होता है, नल होता है। तो आपके ये 4 आपको जगह मिली होगी, ठीक है। यानी कि इस एरे का साइज क्या है, 4 है। आगे समझो, जब P1 में यहाँ पे क्या स्टोर कर दिया, C, तो यानी कि P1 में जो D था उसकी जगह क्या आ गया, C। यानी कि अब P0 में क्या है परसेंट, P1 में क्या है C। जब आपने यहाँ पे P यूज कर दिया, क्या यूज कर दिया P, तो अब यहाँ पे समझो प्रिंट है, एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो आपके P में क्या है, दिमाग लगाना, आपके P में क्या है, आपके P में क्या है परसेंट लगातार ना, यहाँ पे क्या डी नहीं आएगा, अभी तो आपने P1 में C कर दिया ना, तो परसेंट C, ठीक है, परसेंट C। ये अपने आप आएगा क्योंकि स्ट्रिंग है ना, तो अपने आप ये लग जाएगा, क्योंकि आप P को रिप्लेस कर रहे हो इसकी वैल्यू से, P को रिप्लेस कर रहे हो इसकी वैल्यू से, परसेंट C हो गया, ठीक है, परसेंट C स्लैश n, बाकी जो होगा हो जाएगा, हो गया। आगे कॉमा 65, P को रिप्लेस कर दोगे तो यही तो आएगा, P को रिप्लेस कर दोगे तो यही तो आएगा। तो यहाँ पे 65 आया, 65, तो 65 यहाँ पे परसेंट C जा रहा है, तो 65 किसकी आस्की वैल्यू होती है, एक ही होती है ना, किसकी होती है, एक ही होती है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका A, क्या प्रिंट हो जाएगा A। अब आगे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आपका A आउटपुट आने वाला है। आगे देखो K क्या है 40, और यहाँ पे पॉइंटर है, इस पॉइंटर में क्या रखा है, इस पॉइंटर में आपको क्या रखा है, इस पॉइंटर में आपने रख दिया है एड्रेस ऑफ K, यानी K का एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एड्रेस यानी कि यहाँ पे वैल्यू प्लस होगी, यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू प्लस होगा किसका, A का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी वेरिएबल के पॉइंटर की वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट होता है तो उस वेरिएबल का वैल्यू भी चेंज होती है, क्योंकि पॉइंटर की तो कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंटर एक्चुअली किसकी वैल्यू चेंज करेगा, उस वेरिएबल की जिसका एड्रेस होल्ड किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे आप पॉइंटर की वैल्यू चेंज करते हो तो वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज होगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका A में क्या है, एक्चुअली A में K है ना, तो K में क्या था 40 था ना, तो इसमें भी क्या है 40 है। तो 40 प्लस प्लस मतलब 41, क्या हो जाएगा 40 प्लस प्लस मतलब 41, तो यानी कि K का वैल्यू क्या हो गया 41 हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर से K प्लस प्लस, यानी कि 41 और 1 42, यानी कि K की वैल्यू क्या होगी 42 होगी। तो यहाँ पे एक लाइन प्रिंट हुई थी A, अब क्या होगा नई लाइन में आओगे, नई लाइन में क्या आ जाएगा K इज इक्वल टू, K की वैल्यू कितनी है परसेंट ही, यहाँ पे K की वैल्यू आएगी ना, K की वैल्यू कितनी होगी 42, कितनी होगी 42। तो चलो मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ, यहाँ से देखना मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। ठीक है, यही आउटपुट आ रहा है ना, यही तो बताया ना आपको, A और K बराबर 42, ठीक है। ये देखो यही लिखा हुआ है A और K बराबर 42। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पेपर बहुत ही लॉजिकली मतलब आसान था, बट लॉजिक लगाना था आपको थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे P में आप कंफ्यूज हो गए, ये कैसे हो सकता है, एक्चुअली P में तो स्ट्रिंग है ना, P में तो स्ट्रिंग है ना, तो इसकी जगह ये रिप्लेस कर दो। अगर ये रिप्लेस करने में एक समस्या है कि D की जगह क्या हो जाएगा C हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप ये ना करते, मान लीजिए ये लाइन ना होती, तो अगर ये लाइन ना होती तो यहाँ पे सिर्फ 65 प्रिंट हो जाता, क्या प्रिंट हो जाता 65, क्योंकि यहाँ पे परसेंट ही आ जाता। देखो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अगर ये लाइन आपकी नहीं है ना, अगर ये लाइन आपकी नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका 65 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि डी को कोई भी सी रिप्लेस नहीं करेगा। देखो 65 और के बराबर 42 हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, वो काफी सिंपल था।
और इसके साथ ही आप लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे भेजिए अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है। आप मुझे क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे ऐसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा है आपको, ठीक है। और अगर आपको किसी भी कंप्यूटर के किसी अन्य टॉपिक से भी डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मेल करके पूछ सकते हैं, जैसे चाहे आप मुझे अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स, कीप वॉचिंग।